आवाज सुनाई दे रही है सर। लेक्चर रिकॉर्ड हो गए जी। लेक्चर रिकॉर्ड सर, कुछ स्टूडेंट अगर नहीं ले पाएंगे तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें। अच्छा, नो, मुझे लगता है कि ये जो है ना इसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं रहे, ठीक है, तो ये ज़रा मुश्किल होगा। ओके सर, ठीक। पहले इसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती थी, तो अगली दफ़ा मैं ये करूँगा कि लेक्चर जूम पे कर लूँगा। जूम की ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आज ऐसे ठीक है। गुजारा करते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने जर्नल स्पेस टाइम सिमेट्री ग्रुप जो है उसको डिस्कस किया था। जर्नल स्पेस टाइम सिमेट्री ग्रुप, और इस ग्रुप की डेफिनेशन ये थी, इट इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ लीनियर इनहोमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो x था ये रिप्रेजेंट करता था टाइम और स्पेस कोऑर्डिनेट्स को, जिसके लिए हमने नोटेशन यूज की थी x0, x1, x2 एंड x3। और a इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है a का वो 0 के इक्वल नहीं है, और इस ऑफ कोर्स 4x4 मैट्रिक्स। So this is a general linear homogeneous inhomogeneous transformation. So we call it general inhomogeneous linear transformation. और हमने डिस्कस किया था that set of all these transformations, set of all these transformation in which A is invertible define general space-time symmetry group. अच्छा, इसके अलावा जितने भी स्पेस टाइम सिमेट्री ग्रुप्स हैं वो इसी जर्नल स्पेस टाइम सिमेट्री ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं। तो उनमें से एक सब ग्रुप को हमने डिस्कस किया था, ट्रांसलेशंस इन स्पेस। ट्रांसलेशन इन स्पेस, ट्रांसलेशन इन स्पेस को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि इसमें जो टाइम है वो अनचेंज रहता है, और जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर डिस्प्लेस। y become, oh sorry, d x, ये x y z जो है वो सबस्क्रिप्ट के अंदर है। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। ये स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, आपके आपके पास भी ब्लिंक करके आ रही है? नहीं सर। ओके, चले फिर तो ठीक है। So this is called translation in space, and a set of all these translations define a group which is called group of translations, and this is a subgroup of general space-time symmetry group. और इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है इसका सबसेट है, तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करना होता है, एंड दैट्स ऑल। कि अगर मैं किसी भी दो ट्रांसलेशन इन स्पेस को कंबाइन करूं, द रिजल्टेंट विल आल्सो बी अ ट्रांसलेशन इन स्पेस। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट सब ग्रुप, दिस इज कॉल्ड रोटेशन इन स्पेस। रोटेशन इन स्पेस,
rotation in space. इसको मैं थिंक थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। रोटेशन जो है स्पेस के अंदर, इसको हम तीन मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करेंगे और तीनों मेथड जो है वो इक्विवेलेंट है, आप उनमें से किसी एक मेथड को यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस मेथड वन, a general rotation in space a general rotation in space can be defined by the combination of three rotations. तीन रोटेशन की कॉम्बिनेशन से हम स्पेस के अंदर एक जनरल रोटेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब वो जो तीन रोटेशंस हैं वो कौन सी होंगी, उसमें हमारे पास चॉइस है कि पहली हम रोटेशन ले लेते हैं से अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरी हम रोटेशन ले लेते हैं से अबाउट वाई एक्सिस, और तीसरी हम रोटेशन ले लेते हैं से अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इन तीन रोटेशंस को कंबाइन कर दूं तो यू विल बी डिफाइनिंग अ जनरल रोटेशन इन स्पेस। अच्छा, सिर्फ यही एक स्कीम नहीं है कि आप एक्स वाई जेड को कंबाइन करो। पहली बात तो आप इनको किसी भी ऑर्डर में कंबाइन कर सकते हो, पहले वाई फिर एक्स फिर जेड, या जेड एक्स वाई। सो दे आर 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, आप उनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको कंबाइन कर सकते हो। बट दिस इज आल्सो अलाउड कि अगर मैं पहले आर एक्स लेता हूँ फिर आर वाई लेता हूँ तो दोबारा आर एक्स ले लूँ, इससे भी हम जनरल रोटेशन स्पेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जो पहली और जो तीसरी रोटेशन है दे विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट इफेक्ट, इसलिए कि जब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिस्टम को रोटेट करूंगा तो उसके बाद जब मैं सिस्टम को रोटेट करूंगा अबाउट द वाई एक्सिस, और उसके बाद जब मैं सिस्टम को रोटेट करूंगा अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये जो तीसरी रोटेशन है अबाउट द एक्स एक्सिस, इस केस में अब हमारा जो एक्स एक्सिस होगा वो ओरिजिनल एक्स एक्सिस नहीं होगा बल्कि रोटेटेड एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस कि अगर मैं दोबारा से एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर देता हूँ, विच इज ऑब्वियसली अ न्यू एक्स एक्सिस, x axis has been changed due to rotation about the y axis, तो इससे भी हम जर्नल रोटेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, जो तीनों रोटेशन हैं जिनको आप कंबाइन कर रहे हो उनमें जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। सो देयर आर अदर मेथड्स एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं आर एक्स को कंबाइन करता हूँ आर जेड के साथ और फिर आर एक्स ले लेता हूँ, या आर वाई में लेता हूँ फिर मैं इसको कंबाइन करता हूँ आर एक्स से और फिर मैं आर वाई ले लेता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So you can figure out yourself that in how many different ways you can define a rotation. अच्छा, अब क्योंकि इस केस में जो जनरल रोटेशन है इसको डिफाइन करने के लिए हम तीन रोटेशंस को कंबाइन कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास तीन एंगल ऑफ रोटेशंस होंगे। तो जो पहली रोटेशन है इसका एक एंगल होगा, लेट मी कॉल इट थीटा 1। दूसरी रोटेशन का एक एंगल होगा, इसको हम थीटा 2 कह देते हैं, और तीसरी रोटेशन का भी एक एंगल होगा, इसको हम थीटा 3 कह देते हैं। ये जो तीन एंगल्स हैं थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, जिससे हम जनरल रोटेशन डिफाइन कर रहे हैं, इन एंगल्स को हम अक्सर आइलर एंगल्स कहते हैं। ओके, अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब हम किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। हम इस केस में लिख देते हैं, फर्स्ट करें अगर रोटेशन जब वो अबाउट जेड एक्सिस है तो फिर उस केस में एक्स वाई और जेड कैसे चेंज होंगे। क्योंकि हम रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस कर रहे हैं तो जेड एक्सिस चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज होंगे। एंड यू ऑलरेडी नो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी एक्स और वाई की, इफ यू डूइंग रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, वो कैसी होगी, cos theta 1 x minus sin theta 1 y, and then you have sin theta 1 x
plus cos theta 1 y. So this is defining rotation about z axis. और अगर आप rotation about y axis कर रहे हो तो इस केस में हमारे पास जो y coordinate है that will remain unchanged और x और z चेंज होंगे. और कैसे चेंज होंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे x और y चेंज होते हैं when you do the rotation about z axis, except that कि अब x और y की जगह x और z ले लेंगे. So you have a cos theta 2 x minus sin theta 2 z, and here you have sin theta 2 x plus cos theta 2 z. And similarly, if you're doing rotation about say uh, z axis, z to ho gaya, sorry, rotation about x axis, so you can define this as well. Rotation about x axis, if you're doing rotation about x axis तो इस केस में x coordinate change नहीं होगा और y और z coordinates change होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे x और y change होते हैं फर्स्ट रोटेशन के अंदर ये x और z change होते हैं सेकंड रोटेशन के अंदर. So you have cos theta 3 y minus sin theta 3 z, and then sin theta 3 y plus cos theta 3 z. अच्छा, अब ये जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखी हैं विच रिप्रेजेंट द रोटेशन अबाउट z एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो. मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स होगा इसको मैं rz से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग रोटेशन अबाउट z एक्सिस. इट विल बिकम cos थीटा 1, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. It becomes cos theta 1 minus sin theta 1 0, and then sin theta 1 cos theta 1 0 0 0 1. Okay, similarly you can define from this transformation you can define ry, and from this you can define your rx. तो ये जो तीन रोटेशन मैट्रिक्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करेंगे जैसे कि हम ऊपर बता रहे हैं किसी भी तरीके से you will be defining a general rotation in space. Okay, so this is our method 1 जिसमें हम जो general rotation है space के अंदर उसको तीन Euler angle से define करते हैं. Now it can be proved that set of all rotations in space, and each rotation is defined through the combination of 3 rotations and correspondingly 3 Euler angles. Set of all rotations in space define a group. Actually it's a subgroup of general space-time symmetry group, लेकिन फिलहाल मैं इसको group ही कह रहा हूँ, and it's define a group called group of rotations in space. Okay, so I'm leaving this as an exercise for you to prove that it is a group. Actually you don't have to prove that it is a group, you just have to prove it is a subgroup. यानी कि हमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सिर्फ उसको प्रूव करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसेट है ग्रुप ऑफ जनरल रोटेशन का, तो उसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसी को प्रूव करना है. अच्छा, नो देयर इज अनदर मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग अ जनरल रोटेशन इन स्पेस. ऊपर वाला जो मेथड है उसमें हम तीन रोटेशंस की कॉम्बिनेशन से जो जनरल रोटेशन है उसको डिफाइन करते हैं स्पेस के अंदर, और जो तीनों रोटेशंस हैं उनके जो एंगल है वो ऑब्वियसली इन जनरल वो डिफरेंट होते हैं, एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड आइलर एंगल्स. अच्छा, दूसरा जो मेथड है उस मेथड के अंदर हम ये करते हैं कि हम अपना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको डिफाइन करते हैं. So this is x axis, this is y axis, and this is z axis, and this is your axis of rotation. और फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस को या सिस्टम को डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक्टिव व्यू यूज कर रहे हो पैसिव व्यू यूज कर रहे हो, इस के अबाउट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर देते हैं. ओके,
So if you define your rotation in this way, and I mean, first specify the axis of rotation, and then सिस्टम को या कोऑर्डिनेट एक्सिस को उस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर दो, तो इससे भी आप जो जनरल रोटेशन है इसको डिफाइन कर रहे हो. So this is just another method of defining a general rotation in space. अच्छा, हम देख सकते हैं कि इस मेथड के अंदर भी हमारे पास 3 एंगल्स ही होंगे जिससे स्पेस के अंदर जनरल रोटेशन डिफाइन होगी. लेट्स फिगर आउट कि वो 3 एंगल कैसे बनेंगे. जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले हम एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा होता है, और इस एक्सिस की जो ओरिएंटेशन है उसको डिफाइन करने के लिए हमें 2 एंगल डिफाइन करने होंगे, थीटा एंड फाई. इनमें से एक पोलर एंगल हो सकता है, दूसरा एजीमुथल एंगल हो नहीं सकता बल्कि होगा. तो ये जो 2 एंगल्स हैं, दे विल डिफाइन द ओरिएंटेशन और द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. अच्छा, उसके बाद जो तीसरा एंगल है वो ये है कि जब हम इस सिस्टम को रोटेट करेंगे या कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करेंगे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसमें भी हमारे पास एक एंगल होगा. लेट मी रिप्रेजेंट दिस एंगल बाय अल्फा. तो हम किस एंगल पर सिस्टम को या कितने एंगल पर सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तीसरा एंगल है हमारे पास. इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम मेथड 2 से स्पेस के अंदर जनरल रोटेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वंस अगेन वी हैव टू स्पेसिफाई 3 एंगल्स, यानी कि ये 3 पैरामीटर ग्रुप है. और अगर ये मेथड 2 मेथड 1 के इक्विवेलेंट है, जो कि हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट है, तो इसमें भी ज़ाहिर है फिर 3 पैरामीटर्स ही होने चाहिए, क्योंकि ऊपर भी 3 पैरामीटर्स थे, बस सिंबल्स डिफरेंट थे, उनके लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे थे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, और यहाँ पर हम थीटा 5 और अल्फा यूज़ कर रहे हैं, एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग. ये जो एंगल है ये किसी रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते. थीटा 5 जो एंगल है ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं, और अल्फा जो है वो एक्चुअली रोटेशन है थ्रू एन एंगल अल्फा. तो इस मेथड से भी हम स्पेस के अंदर जो जनरल रोटेशन है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो तीसरा जो मेथड है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और एक्चुअली ये तीसरा मेथड भी आपने पढ़ा हुआ है, इट्स नॉट न्यू फॉर यू. मेथड 3, और एक्चुअली इसी मेथड को हम मोस्टली यूज करेंगे स्पेस के अंदर जनरल रोटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, बिकॉज दिस इज द वेरी इजी मेथड. अच्छा, आप नोट करें कि अगर आपके पास स्पेस के अंदर अगर एक वेक्टर है, ओके, दिस इज द वेक्टर ए, तो जब हम स्पेस के अंदर रोटेशन करते हैं, यानी अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं, तो जो वेक्टर ए है ऑब्वियसली इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है. ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करता हूँ, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ, तो जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. बट यू नोटिस कि इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगी. ओके, एंड दैट इज नॉट जस्ट ट्रू अबाउट दिस वेक्टर, it's true for any vector, and it will be better कि अगर मैं यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है उसको कंसिडर करूँ. ओके, सो इफ आई थिंक ऑफ अ पोजीशन वेक्टर जो कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करता हूँ, तो जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं. यानी कि जो रोटेशन है, एक जनरल रोटेशन जो है स्पेस के अंदर, वो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती. Maybe we can define rotation in this way. I mean, we can just say that rotation is a kind of operation which keeps the magnitude of position vector unchanged. Let's see कि अगर हम इस definition को, जो कि मैं अभी proposed definition ही कह रहा हूँ, उसको हम continue करें तो ये किस किस्म की transformation आती है. So let's consider a transformation on x, y, z that keeps r, and r mean या r square कर लो, x square plus y square plus z square, because this is square of the magnitude of this position vector, that keeps r square unchanged. So we are now thinking of a transformation जो इसको unchanged रखेगी.
अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। x, अब मैं मैट्रिक्स नोटेशन यूज कर रहा हूँ, x प्राइम इज इक्वल टू से, चलिए मैं r का सिंबल यूज कर देता हूँ, बल्कि आई थिंक इट विल बी नाइस कि अगर मैं फिलहाल a का सिंबल यूज करूँ, a x। अच्छा, अब यहाँ पर जो x है ये जैसे ऊपर वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो x है ये सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्स वाई जेड पर कर रहे हैं। सो वी आर कंसिडरिंग अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड। तो अकॉर्डिंगली ये जो मैट्रिक्स है ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। अच्छा, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स है इसको इन्वर्टेबल होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म डिफाइन इट्स इनवर्स। और आपको पता है कि जो रोटेशन होती है स्पेस के अंदर उसका इनवर्स हमेशा डिफाइन होता है। तो वी सपोज आल्सो कि ये जो मैट्रिक्स है ए 3 by 3 मैट्रिक्स ये इन्वर्टेबल है, यानी कि सॉरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन थोड़ी सी स्टक हो गई है, लेट मी सी क्या इशू है। एक सेकंड। अच्छा, मेरा लैपटॉप जो है वो इस वक्त हाल्ट हो गया, आई डोंट नो, ये टैबलेट की वजह से शायद हुआ है। तो मैं इसको फोर्स रीस्टार्ट कर रहा हूँ और आप सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद 1-2 मिनट के बाद आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर।
जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। चलिए, मेरे ख्याल में आप लोग शायद डिस्कनेक्ट नहीं हुए, सिर्फ मैंने ही रीस्टार्ट किया है ना? दोबारा तो नहीं कनेक्ट करना पड़ा था आपको? नो नहीं सर। सर। ओके, गुड। ये एक्चुअली मैंने मेरी जो टैबलेट है ये कोई इशू कर रही है और उस वजह से शायद ऐसा हुआ है। आई अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि इशू ना हो। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बस थोड़ी देर में। राइट, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। यस सर, अब जी दिखाई दे सर। रही है। चले, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम स्पेस के अंदर रोटेशन करते हैं तो जो पोजीशन वेक्टर है हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। तो हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि रोटेशन को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकें कि रोटेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको अनचेंज रखती है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम इस डेफिनेशन को अगर परस्यू करें तो फिर हम जो रोटेशन की जो किस किस्म का रिजल्ट हम हासिल करते हैं। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए वी कंसिडर अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड दैट कीप्स, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, या that keeps that keeps the magnitude of square of the magnitude of the position vector unchanged। तो इस कंडीशन को इम्पोज करने के लिए हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर जो x है वो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है और a जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है जो एक्स वाई जेड पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है a का, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ताकि ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल हो सके। ठीक है, ये हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो रोटेशन है बहरहाल उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इस कंडीशन को इम्पोज करें कि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो स्क्वायर ऑफ पोजीशन वेक्टर को अनचेंज रखेगी, तो देखिए हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर की जो मैग्नीट्यूड है विच इज आर स्क्वायर, इसको हम अपनी मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखते हैं। देखिए, अगर मैं x का जो ट्रांसपोज है उसका प्रोडक्ट हूँ x के साथ, तो x एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें x y z है और x ट्रांसपोज एक रो मैट्रिक्स होगा। और रो मैट्रिक्स को जब मैं कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ही आएगा। सो दिस इज समथिंग विच हैज टू बी इनवेरिएंट। तो इसका मतलब है इनवेरिएंट की जो कंडीशन है उसको मैं इस तरह से लिखूंगा, x prime transpose into x prime is same as x transpose into x. So this is the condition of invariance. इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनवेरियंस। अच्छा, अब अगर आप इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें x प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो राइट साइड, लेफ्ट साइड पर, सॉरी नहीं, राइट साइड पर, दिस इज द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर मैं x प्राइम की वैल्यू पुट करूंगा, दिस इज ए एक्स, और फिर यहाँ पर भी मैं x प्राइम की वैल्यू पुट करूंगा तो ब्रैकेट के अंदर होगा ए एक्स, लेकिन इस सारे का ट्रांसपोज है। सो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी जब मैं यूज करूंगा, ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर आएगा, एक्स टी ए टी इंटू ए इंटू एक्स, जबकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास है एक्स टी इंटू एक्स।
अच्छा, अगर आप लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन करें तो राइट जो है वो लेफ्ट के इक्वल अगर है तो देन दिस इम्प्लाइज कि जो ए ट्रांसपोज है और उसका जो प्रोडक्ट है ए के साथ ये आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को अनचेंज रखेगी, उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स होगा वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर हम शायद ये भी कह सकते हैं that set of all orthogonal transformations define all possible rotation in space। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसको हमें कंसिडर करना है। देखिए, अगर ये जो इक्वेशन है जो हमने हासिल की है सिर्फ इस कंडीशन से कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखती है, इस इक्वेशन का अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, और राइट साइड पर है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होगा। और अगर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो दो मैट्रिक्स जिनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट दिया जा रहा है, that is equal to the product of determinant of each matrix, and this is equal to left side determinant of A2 into determinant of A, or determinant of AT is same as the determinant of A, so left side पर आ जाएगा determinant of A square। So this is what you get from the properties of the uh, determinant. Now this implies that determinant of A is equal to plus minus 1। अच्छा, सो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ तो अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और तो फिर यहाँ तो इसका डिटर्मिनेंट +1 होगा या -1 होगा। अच्छा, अब हम नोटिस करते हैं कि कब ये +1 होगा। अब ये कंसिडर करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कब ये +1 होगा, कब ये -1 होगा। देखिए, अगर फर्ज कर लें कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्ज करें वो ऐसी है कि हम अपने जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स है ए वो इक्वल होगा -1 0 0 0 -1 0 0 -1। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी अगर हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करते हैं तो फिर हमारा ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। यू कैन सी इट इजीली, अगर मैं इसका ट्रांसपोज जो कि इसी के इक्वल है, इसको इससे प्रोडक्ट लूं तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, लेकिन एक रोटेशन जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट नहीं कर सकती, मैं तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर आप से रोटेशन अप्लाई करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, एंड यू कैन सी इट, अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन अप्लाई करता हूं थ्रू एंगल ऑफ से 180 डिग्री, तो जेड एक्सिस इन्वर्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस इन्वर्ट हो जाएगा, एक्स इन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं रोटेशन करता हूं अबाउट वाई एक्सिस तो एक्स और जेड इन थ्रू 180 डिग्री, तो एक्स और जेड इन्वर्ट होंगे लेकिन वाई इन्वर्ट नहीं होगा। सो एक्चुअली देयर इज नो रोटेशन, और इसको हम अगली एक दूसरे सब ग्रुप के अंदर जिसको स्पेस इन्वर्शन कहते हैं उसमें डिस्कस भी करेंगे। एक्चुअली देयर इज नो रोटेशन जो स्पेस टाइम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को, तीनों कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो डेफिनेशन है ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कंडीशन इम्पोज कर रोटेशन डिफाइन करते हैं कि रोटेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो पोजीशन कोऑर्डिनेट की मैग्नीट्यूड को अनचेंज रखती है, तो उससे फिर हमारे पास स्पेस इन्वर्शन भी आएगी, और क्योंकि स्पेस इन्वर्शन जो है वो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट की मैग्नीट्यूड को अनचेंज रखती है, आई मीन पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को अनचेंज रखती है, बट दिस स्पेस इन्वर्शन इज नॉट अ रोटेशन। और हम देखते हैं कि जब हमारे पास इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें हम इन्वर्शन कर रहे हैं जो रोटेशन से पैदा नहीं हो सकती, तो उसी वक्त एक्चुअली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -1 होता है। तो यू कैन सी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -1 है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो रोटेशन का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट कभी -1 नहीं हो सकता, एक्चुअली उसका डिटर्मिनेंट हमेशा +1 होता है। एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन सी फ्रॉम योर फर्स्ट मेथड एज वेल, कि इस केस में देखें जो रोटेशन मैट्रिक्स था, इस केस में रोटेशन मैट्रिक्स इसके इक्वल था। इफ यू टेक इट्स डिटर्मिनेंट
और डिटर्मिनेंट का मतलब है सिर्फ इतने पार्ट का डिटर्मिनेंट लेना होगा, तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1। और इसी तरह से बाकी केसेस में भी आप देखते हो कि डिटर्मिनेंट 1 आता है। यानी रोटेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम जो अपनी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब मैं कह सकता हूं कि रोटेशन rotation is a transformation which keeps r square, mean x square plus y square z square unchanged। ये तुम ऊपर भी बता चुकी हैं। अब इसके साथ हम एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज 1। तो डिटर्मिनेंट 1 होने की कंडीशन भी हम साथ इम्पोज करेंगे। ठीक है, एक्चुअली अगर हम सिर्फ ऊपर वाली ये वाली कंडीशन इम्पोज करें कि रोटेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखती है, तो फिर जो मैट्रिक्स होगा, रोटेशन का जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, और उसका डिटर्मिनेंट +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट वी वांट टू रूल आउट द -1, क्योंकि जो रोटेशन है उससे जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट होती है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा +1 होता है। तो इसलिए हम अगर ये दोनों कंडीशंस कंबाइन करें तो फिर हम अपनी रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज अ रोटेशन। और क्योंकि हमें देख चुके हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट अनचेंज रखती है वो एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो हमारी जो रोटेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और दिस इम्प्लाइज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी, बट वी कंस्ट्रेन इट टू हैव +1 ओनली। ओके, अच्छा, सो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ, rotations are rotation in space of course are defined by rotation in space are defined by orthogonal matrices with with orthogonal 3 by 3 real matrices with unit determinant. Okay, so set of all 3 by 3 orthogonal matrices, real orthogonal matrices with unit determinant define all possible rotations in space. So it's entirely a different method. I mean, इसमें हमारे पास कोई जहन में कोई पिक्चर नहीं बनती कि हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रुप अगर हम ऐसे डिफाइन करें रोटेशन के ग्रुप को तो बिल्कुल वो आइडेंटिकल होगा ऊपर वाले ग्रुप के। सो सेट ऑफ ऑल रोटेशंस डिफाइंड बाय orthogonal 3 by 3 matrices with unit determinant। इस तरह से भी हम अपनी जो रोटेशन है इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड वी विल सी कि ये जो तीसरा मेथड है विच इज मोर मैथमेटिकल, दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल जब हम जो रोटेशंस का जो ग्रुप है उसको यूज करते हुए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। जो ऑयलर एंगल वाला मेथड है दैट कैन आल्सो बी यूज, बट दैट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। और जो दूसरा मेथड है दैट इज आल्सो बिट कॉम्प्लिकेटेड, उसमें तो हमने ये बताया ही नहीं है कि जो रोटेशन का मैट्रिक्स क्या होगा। कम से कम हमने पहले मेथड में तो बताया है कि रोटेशन का मैट्रिक्स क्या होगा, एंड यू कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट इट योरसेल्फ। अगर फर्ज करें मैं रोटेशन को इस स्कीम से डिफाइन कर रहा हूँ, आर एक्स आर जेड आर एक्स, तो आर एक्स आर जेड और अगेन आर एक्स, इन तीनों मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो जनरल रोटेशन है उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, and that will be the function of three angles, θ1, θ2 and θ3। दूसरे मेथड में हमने तरीका तो बताया लेकिन हमने जो मैट्रिक्स है रोटेशन का उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया। और तीसरे मेथड में तो हम जो मैट्रिक्स है उससे ही रोटेशन को डिफाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर वो मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल होगा और
उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, वो दरअसल एक रोटेशन को ही डिफाइन कर रहा होगा स्पेस के अंदर. एंड सेट ऑफ ऑल रोटेशंस, सेट ऑफ ऑल orthogonal matrices 3 by 3 real orthogonal matrices with unit determinant define all possible rotations in space. अच्छा, अब ये प्रूव करने के लिए कि हमारा ये जो सेट ऑफ रोटेशंस हैं ये ग्रुप डिफाइन करती हैं या सब ग्रुप डिफाइन करती हैं, तो आप इसमें से तीसरा मेथड जो अगर यूज करो दैट विल बी वेरी इजी. एंड इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इस केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आसानी से इम्प्लाइड होगी. फर्स्ट करें, आपके पास दो रोटेशंस हैं. दो रोटेशंस का मतलब है नो यू हैव टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस विद यूनिट डिटरमिनेंट. एक को आप कह दो ए और एक कह दो बी. तो जब मैं इन दो रोटेशंस को कंबाइन करूंगा तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो ए इंटू बी होगा. नो इट कैन बी प्रूव इजीली कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा. और अगर ए और बी का डिटर्मिनेंट 1 है तो इनके जो प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो होगा वो भी 1 होगा. यू कैन प्रूव दीज प्रॉपर्टीज इजीली यूजिंग द वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस. तो इस तरह से आप जो तीसरा मेथड है अगर उसको अप्लाई करो तो आसानी से ये प्रूव कर सकते हो दैट सेट ऑफ ऑल रोटेशन इन स्पेस डिफाइन अ ग्रुप एंड वी कॉल इट अ ग्रुप ऑफ रोटेशंस. अच्छा, रोटेशंस पर बात करने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, नेक्स्ट सिमेट्री की तरफ, और इसको हम कहते हैं इन्वर्शन. इन्वर्शन. और इसी के साथ हम एक और चीज भी डिस्कस करेंगे, वी कॉल इट मिरर इमेज. वी विल सी कि दोनों ऑपरेशंस जो है वो बेसिकली सेम है. सो पहले मैं बात करता हूँ इन्वर्शन की. इन्वर्शन की डेफिनेशन ये है कि इसमें हम अपने जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्शन. ओके, तो इसका लिए कोई कंटिन्यूस ग्रुप नहीं है. जैसे कि रोटेशन एक कंटिन्यूस ग्रुप था जिसमें 3 पैरामीटर्स थे. ट्रांसलेशन भी एक कंटिन्यूस ग्रुप था, उसमें भी 3 पैरामीटर्स थे. लेकिन जो इन्वर्शन है ये डिस्क्रीट ग्रुप है. इसके अंदर सिर्फ 2 सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे, एक इन्वर्शन और दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेशन. ओके, और ये जो ग्रुप जो बनाएंगे, अगर मैं इन्वर्शन को आर से रिप्रेजेंट करूं तो उसका जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नेचुरली वो होगा आई आर और आर को आर से जब मैं कंबाइन करूंगा, यानी इन्वर्शन को जब मैं इन्वर्शन से कंबाइन करूंगा तो आंसर आइडेंटिटी आएगा. दिस इज इन्वर्शन. अच्छा, यू माइट बी वंडरिंग कि क्या जो इन्वर्शन है ये रोटेशन से पैदा की जा सकती है. तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं. अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से स्टार्ट करो, आप इनको जैसे मर्जी रोटेट कर लो, ठीक है, जिस मर्जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लो, you will never be able to achieve this thing कि जिसमें हम x एक्सिस भी इन्वर्ट हो जाए, y एक्सिस भी इन्वर्ट हो जाए और z एक्सिस भी इन्वर्ट हो जाए. सो ओके, बाजार ऐसे लगता है कि शायद किसी रोटेशन से हम इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस स्टेट से इस स्टेट में ले आए, बट यू वुड सी and you can see it yourself, a rotation cannot do that. Okay, a rotation cannot do this. तो इसका लगे जो इन्वर्शन है ये जेन्युइनली एक डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशन है जो किसी रोटेशन से पैदा नहीं हो सकती. एंड आई कैन गिव यू अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट दैट व्हाई, another convincing argument that why जो इन्वर्शन है किसी रोटेशन से पैदा नहीं हो सकती. आप नोट करें कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस पर मैंने इन्वर्शन को अप्लाई किया है, और जब मैंने इन्वर्शन को अप्लाई किया तो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वर्ट हो गए. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है. और ये हमें इस तरह से पता चलेगा कि अगर मैं एक्स एक्सिस को रोटेट करूं टुवर्ड्स वाई एक्सिस विद द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, जो थंब होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा. तो वी कॉल इट राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, ऑन द अदर हैंड आप देखें जब मैं इन्वर्शन अप्लाई करता हूं तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब आप देखें कि अगर मैं एक्स एक्सिस को रोटेट करता हूं टुवर्ड्स वाई एक्सिस विद द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, तो जो थंब होगा
वो z एक्सिस के ऑपोजिट होगा. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इस केस में अगर मैं लेफ्ट हैंड से x एक्सिस को रोटेट करूंगा टुवर्ड्स y एक्सिस, तो जो थंब होगा वो z एक्सिस के लॉन्ग होगा. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो एक्चुअली इन्वर्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल देता है. एंड यू कैन सी कि रोटेशन से ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपके पास फर्ज कर लें कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि राइट हैंडेड है, तो आप इसको जैसे मर्जी रोटेट कर लो, ये राइट हैंडेड ही रहेगा. ओके, सो दैट इज अनदर कन्विंसिंग आर्गुमेंट कि जो इन्वर्शन है दैट इज जेन्युइनली अ डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशन. और ये जो सिमेट्री ऑपरेशन है ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो हैंडेडनेस है उसको चेंज कर देता है. और इस केस में हमारे पास जो ग्रुप बनता है, सिमेट्री ग्रुप बनता है, वो एक डिस्क्रीट ग्रुप है, 2 एलिमेंट ग्रुप, जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेशन होगा और इन्वर्शन होगा. तो ये तो हो गई बात इन्वर्शन की. और ये ज़ाहिर है रोटेशन से इसको पैदा नहीं किया जा सकता. अच्छा, इसके साथ ही हमने बताया कि मिरर इमेज को भी डिस्कस करेंगे. तो मिरर इमेज क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. और अब मैं यहाँ पे एक मिरर रख रहा हूँ, और इस केस में मिरर की जो प्लेन है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है. यू कैन आल्सो टेक द मिरर इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन. वी कैन टेक द मिरर परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, लेकिन इस केस में मैंने इसको y एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लिया. तो आप देखेंगे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस मिरर इमेज के अंदर देखूंगा, तो मिरर के अंदर हम जब देखेंगे तो y एक्सिस इन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो एक्सिस इन्वर्ट हो जाएगा जो मिरर की प्लेन के परपेंडिकुलर है. लेकिन जो z एक्सिस है वो इन्वर्ट नहीं होगा. और सिमिलरली x एक्सिस जो कि मिरर की प्लेन के ही लॉन्ग है वो भी इन्वर्ट नहीं होगा. तो ये भी एक तरह से एक स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन है. और इस ऑपरेशन के अंदर स्पेसिफिकली इस केस में क्या हो रहा है, x जो है वो अनचेंज रहता है, z भी अनचेंज रहता है, और y जो है वो इन्वर्ट होता है. इन्वर्शन में तीनों इन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन मिरर इमेज के अंदर हमारे पास सिर्फ y एक्सिस जो है वो इन्वर्ट हो रहा है. अच्छा, now once again you can ask this question कि क्या हम जो मिरर इमेज का जो इफेक्ट है वो किसी रोटेशन से पैदा कर सकते हैं. तो इसका जवाब है ऑब्वियसली नो. एंड द रीजन इज अगेन सेम. आप देखेंगे मिरर इमेज लेने से पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है. एक सेकेंड मैं कॉल अटेंड कर लूँ. जी सॉरी. तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप देखें कि जो ऑब्वियसली हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है बिफोर टेकिंग द मिरर इमेज वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है. और जब हम मिरर इमेज लेते हैं, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमने सिर्फ y एक्सिस को इन्वर्ट किया है, इससे हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड में बदल गया. यू कैन सी इजीली कि अगर मैं x एक्सिस को रोटेट करता हूँ टुवर्ड्स y एक्सिस विद द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, तो थंब जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी z एक्सिस के ऑपोजिट होगा. सो जस्ट लाइक इन्वर्शन, जो मिरर इमेज है ये भी हमारे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर देता है. और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डू बाय रोटेशन. आप जैसी मर्जी रोटेशन कर लो, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड ही रहेगा और लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट हैंडेड भी रहेगा.
तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मिरर इमेज है ये भी वही इफेक्ट पैदा कर रहा है जो इन्वर्शन कर रहा है। आई मीन समथिंग विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रोटेशन, जिसमें हम अपने राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन्वर्ट कर देते हैं। और इनफैक्ट आप इन दोनों की जो इक्वलेंस है उसको स्टैब्लिश भी कर सकते हो कुछ इस तरह से कि देखो, अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं तो सिर्फ वाई एक्सिस इन्वर्ट होता है, जबकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इन्वर्ट नहीं होते। अच्छा, उसके बाद आप ये करें कि मिरर इमेज लेने के बाद हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है उसको रोटेट कर दें थ्रू 180 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस, यानी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें जो इन्वर्ट हुआ है। अच्छा, अब जब मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करूंगा तो वाई एक्सिस ज़ाहिर चेंज नहीं होगा, जेड एक्सिस इन्वर्ट हो जाएगा और एक्स एक्सिस इन्वर्ट हो जाएगा। सो अब अगर आप इसको इससे कंट्रास्ट करें तो आप देखें कि तीनों एक्सिस ही, आई एम सॉरी, ये जेड एक्सिस होगा, तीनों एक्सिस ही इन्वर्ट हो गए। सो यू कैन से कि जो इन्वर्शन है, इन्वर्शन वो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है मिरर इमेज के प्लस वन रोटेशन of 180 degree about the axis perpendicular to plane of mirror, यानी मिरर की जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है थ्रू अगर हम रोटेशन करते हैं 180 डिग्री के और इस रोटेशन को मिरर इमेज से कंबाइन करते हैं, you will get an inversion. So inversion and mirror image are basically the same symmetry operations. अच्छा, अब इसके बाद हम अगला जो सिमेट्री ऑपरेशन डिस्कस करना चाहेंगे वो है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, जो टाइम रिवर्सल है बाय डेफिनेशन इसमें हम टाइम कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करते हैं, जबकि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड दे रिमेन अनचेंज। ओके, तो जस्ट लाइक स्पेस इन्वर्शन, ये भी एक डिस्क्रीट ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, एक टाइम रिवर्सल और एक ऑब्वियसली हमारे पास होगा आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशन। अच्छा, जो टाइम रिवर्सल है इसको आप कैसे समझ सकते हो कि एक्चुअली ये क्या करेगा, इफ यू वांट टू मेक एनी सेंस ऑफ दैट। टाइम रिवर्सल का मतलब ये है कि जो टाइम है वो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देगा। ठीक है, देयर इज अनदर सिमेट्री ऑपरेशन जिसको हमने शायद मिस कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन इन टाइम। ट्रांसलेशन इन टाइम, जिसमें हम जो टाइम कोऑर्डिनेट है उसको डिस्प्लेस करते हैं जबकि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को अनचेंज रखते हैं। इट्स वेरी मच सिमिलर टू ट्रांसलेशन इन स्पेस, जिसमें हम स्पेस कोऑर्डिनेट को डिस्प्लेस करते हैं। ओके, राइट। तो जो ट्रांसलेशन इन स्पेस है और जो टाइम रिवर्सल है, दीज आर टू डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल में हम टाइम की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं। सो अगर टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बजाय रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन दिस इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप किसी मूवी जो है उसको रिवर्स चला दो। ठीक है, एक्चुअली अगर आप बैठ कर मूवी देख रहे हो और अचानक जो गॉड है वो टाइम को रिवर्स कर देते हैं तो जो मूवी है वो उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल। अब ज़रा ये जो ऑपरेशन है ये हम एक्चुअली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, because we have no control over the direction of time, but we can think of that अगर हम टाइम रिवर्सल करें then what would happen। ठीक है, तो क्या लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं क्या वो चेंज तो नहीं होंगे? ऑफ कोर्स व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट विल चेंज, लेकिन वो जो चेंज है उसको जो लॉज गवर्न कर रही हैं क्या वो वही रहेंगे जो पहले थे? तो दैट कुड बी अ सिमेट्री ऑफ द फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, और इनफैक्ट इट इज अ सिमेट्री ऑफ मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स। लेकिन कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं स्पेशली जो वीक इंटरेक्शन के जो लॉज हैं, दे डू नॉट ओबे दिस सिमेट्री। So this is time reversal, which means that you reverse
the direction of time. ओके चलें आज मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, ये टैबलेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो अभी कुछ स्पेस टाइम सिमेट्रिक ग्रुप जो हमने डिस्कस करनी है वो मैं अपनी जो दूसरी मेकअप क्लास है इसी वीक के अंदर उसको डिस्कस करूँगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो पुट कर लें। एनी क्वेश्चन? नो सर, ऑल तो अगली जो क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा। हम आई गेस कि उसको जुमेरात को रखेंगे। अगर आपको जुमेरात को इशू होगा तो फिर हम उसको फ्राइडे में शिफ्ट कर लेंगे। सर ठीक है, थर्सडे को ना लें। फिर कल ले लूँ? सर जी कल ले लें। चलें ठीक है, कल फिर हम सेम टाइम पर ले लेते हैं 11 बजे। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। चलें, थैंक यू वेरी मच। कल मैं कोशिश करूंगा जूम पर लूँ और उसमें फिर मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँगा और टैबलेट का इशू भी रिजॉल्व कर लूँगा। ठीक है, ओके जी सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।